हेलो स्टूडेंट्स, एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? आइए, मैं भूदेव शर्मा आपका हिंदी ऑनलाइन क्लासेज में एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, नमक पाठ के संदर्भ में हम बात कर रहे थे और वहाँ सफ़िया जब लाहौर गई, वहाँ से अपनी धर्म की माँ सिख बीवी के लिए नमक लेकर के आ रही है। सेंधा नमक, इसको हम समुद्री नमक कहते हैं, लाहौरी नमक कहते हैं। उस समय नमक पर रोक लगी हुई थी, कस्टम पार नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर भी वह बाधा खिलाफत ने करने का विचार करते हुए और नमक को कैसे ला रही है। वह पाकिस्तान के लाहौर स्थित स्टेशन पर है। कस्टम के द्वारा उनके सामान को देखा जा रहा है, तो वह उसने तुरंत निश्चय कर लिया और वह हिचकिचा करके एक कस्टम अधिकारी के पास पहुंचती है और उससे कहती है कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। उन्होंने नरम नज़र भर करके उसे गौर से देखा और कहा कि फरमाइए, क्या पूछना चाहती हैं आप? तो उनके लहजे से सफ़िया की हिम्मत बढ़ गई। उसका जो तरीका था, बोलने का ढंग था, उसे हिम्मत मंडी और उसने कहा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? उन्होंने कुछ हैरान होकर के फिर उन्हें गौर से देखा और बोला, मेरा वतन दिल्ली है। आप भी तो हमारी तरफ की मालूम होती हैं, अपने प्रियजनों से मिलने आई होगी। उसने सफ़िया ने कहा, जी हाँ, मैं लखनऊ की हूँ, अपने भाइयों से मिलने आई थी। वे लोग इधर आ गए हैं, आपको भी तो शायद इधर आए। जी, जब पाकिस्तान बना था तभी आए थे, मगर हमारा वतन तो दिल्ली ही है। सफ़िया ने हैंडबैग मेज पर रख दिया और नमक की पुड़िया निकाल कर उनके सामने रख दी और फिर आहिस्ता आहिस्ता रुक रुक कर उसको सब कुछ बता दिया। उन्होंने पुड़िया को धीरे से अपनी तरफ सरकाना शुरू किया। जब सफ़िया की बात खत्म हो गई, तब उन्होंने पुड़िया को दोनों हाथों से उठाया, अच्छी तरह से लपेटा और खुद सफ़िया के बैग में रख दिया। बैग सफ़िया को देते हुए बोले, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। सारी बात बता दी कि एक सिख बीवी है, मेरी धर्म की माँ है, मैंने उससे वादा किया है कि मैं नमक दे करके आऊँगी, लेकिन अब बताइए नमक पर यहाँ रोक लगी हुई है, तो मैं कैसे इसको ले जाऊँ? तो वह उसकी भावनाओं में खो गया और उसने भी कह दिया कि मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। आपने देखा होगा सनी देओल गदर में किस तरीके से पाकिस्तान पहुंच जाता है, किस तरीके से अपनी पत्नी को वहाँ से लेके आता है ना, जबकि वो एक बहुत अच्छे पुलिस अधिकारी की पुत्री थी, लेकिन ले आता है उसको। तो वह चलने लगती है अब, तो वे भी खड़े हो गई और कहने लगे कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहना और उस खातून को, उस औरत को यह नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। सफ़िया कस्टम के जंगले से निकलकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर आ गई और वे वहीं खड़े रह गए। कौन? कस्टम साहब। प्लेटफॉर्म पर उसके बहुत से दोस्त, भाई, रिश्तेदार थे। हसरत भरी नजरें थी, प्यार भरी नज़रों से, कुछ इच्छुक नज़रों से वो देख रहे थे। बहते हुए आंसुएं, बहन को विदा कर रहे हैं तो आंसू तो आते ही हैं, और कितने दिन बाद, 50 वर्ष बाद बेचारी को आई है, तो आंसू तो आएंगे ही ना। ठंडी सांसों और बिछे हुए होठों के बीच रोते हुए मन से काटती हुई रेल सरहद की तरफ पड़ी, आगे बढ़ गई। अटारी में पाकिस्तान की पुलिस उतरी और हिंदुस्तान से सवार हो गए। कुछ समझ में नहीं आता कि कहाँ से लाहौर ख़त्म हुआ और किस जगह से अमृतसर शुरू हो गया, पता ही नहीं चला। कुछ ज़मीन थी, एक ही ज़मीन थी सबकी, एक ही जबान थी, एक ही भाषा थी, बोली थी, एक ही शक्ल सूरत थी और एक ही पहनावा था। एक सा लहू लहजा और तौर तरीका भी एक जैसा था और अंदाज भी एक जैसे थे। गालियाँ भी एक जैसी देते थे, वो हम भी ऐसे देते हैं, वो भी ऐसे देते थे गालियाँ।
जिनमें दोनों बड़े प्यार से एक दूसरे को नवाज रहे थे गालियों से। बस मुश्किल सिर्फ इतनी थी कि भरी बंदूकें दोनों के हाथ में थी, बंदूक थी। अमृतसर में कस्टम वाले फर्स्ट क्लास वालों के सामान की जांच उनके डिब्बे के सामने ही कर रहे थे। सफिया का सारा सामान देखा जा चुका था, तो वे नौजवान कस्टम अफसर की ओर बढ़ी, जो बातचीत और सूरत से बंगाली लगते थे, और उन्होंने कहा कि देखिए मेरे पास नमक है थोड़ा सा। फिर उसने हैंडबैग खोला और वह पुड़िया उनकी तरफ बढ़ाते हुए, अटकते, झिझकते, हिचकिचाते हुए उनको सब कुछ कह सुनाया। उन्होंने सिर झुका लिया, सुनते रहे और बीच बीच में सिर उठाते, गौर से उन्हें देखते, फिर सुनने लगते। बात पूरी हो गई तो उन्होंने एक बार फिर सफिया को ऊपर से नीचे तक देखा और धीरे से बोले, इधर आइए, इधर आइए जरा। चलते चलते उन्होंने एक दूसरे से कहा, इनके सामान का ध्यान रखिएगा। प्लेटफॉर्म के सिरे पर एक कमरा था, वे उनके अंदर घुसे। सफिया दाखिल होते हुए हिचकिचाई कि कमरे में ले जा रहा है। वे मुस्कुरा कर बोले, आइए 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 ना। रुमाल से वे जेब से रुमाल निकाली और उन्होंने कुर्सी को झाड़ा और बोले, बैठिए। सफिया ने पुड़िया और बैग को मेज पर रख दिया। बाहर की तरफ झाँक कर उन्होंने एक पुलिस वाले को इशारा किया, बुला ली पुलिस। सफिया के पैरों तले जमीन खिसक गई, घबरा गई। पैरों तले जमीन खिसकना अर्थात घबरा जाना कि अब जाना, पुलिस बुलवा ली, अब तुम बोल कैद करेंगे, अब क्या हो। पुलिस वाला जैसे उसके पास आया तो उसने क्या कहा, 2 कप चाय अच्छी वाली लेके आओ। पुलिस वाला सफिया को घूरता चला गया कि यहाँ की वजह से मुझे 2 कप चाय के लिए बोला है। फिर उन्होंने मेज की दराज खींची और उसमें अंदर दूर तक हाथ डालकर एक किताब निकाली। किताब को सफिया के सामने रखा और उन्होंने पहला पन्ना ही खोल दिया। बाईं ओर नजरुल इस्लाम की तस्वीर थी और टाइटल वाले सफ़े पर जो टाइटल लिखा हुआ था उस पन्ने पर अंग्रेजी के धुंधले शब्दों में थे, सम शुलैसलाम की तरफ से सुनील दास गुप्त को प्यार के साथ, ढाका 1946। तो आप ईस्ट बंगाल के हैं? हाँ, मेरा वतन ढाका है। उन्होंने बड़े फ़ख्र से जवाब दिया और उन्होंने बड़े फ़ख्र से क्या कहा कि हाँ, मेरा वतन ढाका है। तो आप यहाँ कब आए? जब डिवीज़न हुआ, जब विभाजन हुआ तभी आए। मगर हमारा वतन ढाका है। मैं तो कोई 12-13 वर्ष का था, पर नजरुल और टैगोर को तो हम लोग बचपन से पढ़ते थे। जिस दिन हम रात यहाँ आ रहे थे उसके ठीक 1 वर्ष पहले मेरे सबसे पुराने, सबसे प्यारे बचपन के दोस्त ने मुझे यह किताब दी थी। उस दिन मेरी सालगिरह थी। फिर हम कलकत्ता रहे, पढ़े, नौकरी भी मिल गई, पर हम वतन आते जाते थे। वतन? सफिया ने ज़रा हैरान होकर कहा। मैंने कहा ना कि मेरा वतन ढाका है। उन्होंने ज़रा बुरा मान कर कहा, हाँ ठीक है ठीक है। सफिया जल्दी से बोली, तो पहले तो बस इधर ही कस्टम था, अब उधर भी कुछ गोलमाल हो गया है, उधर भी कुछ गड़बड़ हो गया है, इसलिए उधर भी कस्टम बन गया। उन्होंने चाय की प्याली सफिया की तरफ खिसकाई और खुद एक बड़ा सा घूंट भरकर बोले, वो जो डाव कलकत्ता में होती है ना, डाव यानी कच्चा नारियल, जैसे नमक यहाँ भी होता है, पर हमारे यहाँ के डाव की क्या बात है। हमारी ज़मीन, हमारे पानी का मजा ही कुछ और है। उठते वक्त उन्होंने पुड़िया सफिया के बैग में रख दी और खुद उस बैग को उठाकर आगे आगे चलने लगी। सफिया ने उनके पीछे चलना शुरू कर दिया। जब सफिया अमृतसर के पुल पर चल रही थी तब पुल की सबसे निचली सीढ़ी के पास वे सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। सफिया सोच रही थी कि किसका वतन कहाँ है, वह जो कस्टम के इधर है या उधर। अरे इधर के लोग कहते हैं वो मेरा वतन है, उधर के लोग कहते हैं वो मेरा वतन है, फिर लड़ाई किस बात की, फिर क्यों नहीं हो जाती। लेकिन राजकीय सीमाएं, राजनीतिक सीमाएं कुछ ऐसी होती हैं जो भारत पाकिस्तान का विभाजन करने पर उतारू हो रही हैं। यानी भारत और पाकिस्तान को अलग अलग मान करके जो सीमा रेखा बताती है हमें, वह सीमा रेखा तो ज़मीन पर खींच दी और कटीले तार लगा दिए, लेकिन हृदय की सीमा रेखा को नहीं खींच सकते, हृदय को नहीं बांध सकते। हृदय आज भी एक दूसरे की मानवता, भाईचारे की भावना, प्रेम की भावना से बिल्कुल ओतप्रोत हो रहा है। भारत और पाकिस्तान के हम सभी निवासी एक दूसरे को चाहते हैं।
भाईचारे की भावना से रहना चाहते हैं, एकता से रहना चाहते हैं, विभाजन की बंदिशों को तोड़ना चाहते हैं। ये था नमक पाठ जो हमें एकता, भाईचारे की भावना, धर्म से परे हट करके और मानवता, इंसानियतता की भावना को हमारी ओर बढ़ाता है, सिखाता है। इस पाठ को हमें अवश्य पढ़ना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए, जिससे हमारे मन में एक दूसरे के प्रति वैमनस्यता की भावना है वह काफूर हो जाए, दूर चली जाए और बिल्कुल छुमंतर हो जाए। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे और एक बहुत शानदार पाठ, अगले पाठ की ओर बढ़ेंगे। पाठ का नाम है, लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने लिखा है सिरिस के फूल। क्या लिखा है? सिरिस के फूल। ये कल्पलता नाम की उनकी रचना है, उससे उद्धृत है। और सिरिस के फूल में हम जिस प्रकार सिरिस का फूल अक्खड़, उनकी पत्तियां अक्खड़, वैसे ही राजनेता भी अक्खड़। अच्छी उपमा यहाँ पर लेखक ने दी है। उस पाठ को पढ़ेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।